हेलो दोस्तों, मैं हूं जया और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2। सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे बिजनेस के फीचर्स से। बिजनेस के फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट है कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? जो भी एक्टिविटी कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए डेली बेसिस पर करता है, पैसा कमाने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए करता है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। तो बिजनेस भी कोई भी जो प्रोप्राइटर है वो अपनी लिवलीहुड को अर्न करने के लिए करता है, इसीलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दूसरा है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स आप चाहें तो खुद से गुड्स का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं जो गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं, देन उसके बाद उन गुड्स को मार्केट में बेचती हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होती हैं जो सामान का प्रोडक्शन खुद ना करके उसको कहीं और से अरेंज करती हैं, पहले खुद से सामान को परचेज करती हैं और फिर उसको सेल आउट करती हैं। ठीक है, तो आप प्रोक्योर भी कर सकते हो गुड्स को और सर्विसेज को, और प्रोडक्शन भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट हमने किया है उन गुड्स को अभी हमें सेल करना पड़ेगा या तो फिर एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सेल यहाँ पर किस तरीके से करेंगे? आप जो भी देखो, अगर कोई एक फार्मर है, उस फार्मर ने क्रॉप का कल्टीवेशन किया है और वो बहुत एक रिच फार्मर नहीं है, उसके पास बहुत ही कम ज़मीन है, तो उसने जो भी कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ करी है ना, वो सामान को मार्केट में बेचने के लिए नहीं करी है, सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए करी है, सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए करी है। तो यहाँ पर वो उसके बिजनेस का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर फार्मर बहुत ज़्यादा उसके पास लैंड है, 1000 स्क्वायर फीट्स उसके पास लैंड है और उस पर वो कल्टीवेशन एक्टिविटी करता है और उसके बाद कुछ पोर्शन को अपने पास भी रखता है और बाकी जो सरप्लस है उसको मार्केट में सेल आउट कर देता है। तो जिस पोर्शन को वो मार्केट में सेल आउट कर रहा है, जिससे वो पैसा कमा रहा है, जिससे वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो पोर्शन तो सेल में कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जो सेल्फ कंजप्शन वाला होगा वो सेल में कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस के फीचर्स को कंप्लाई करने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हो बिजनेस में, वो सब आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी को अगर पुरानी कार के बदले में नई कार खरीदनी है, ठीक है, तो ये सब जो ट्रांजेक्शन होते हैं हम साल में बार बार तो करेंगे नहीं। पहले कार को पुराना होना भी ज़रूरी है, वो पुरानी होगी फिर हम उसको सेल आउट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्रोकर या फिर एजेंट्स की तरह काम करते हैं, जो बार बार पुरानी कार को खरीद कर और किसी को नई कार बेचते हैं या फिर इन सब टर्म्स एंड कंडीशन में डील करते हैं। वो ब्रोकर है, एजेंट की तरह से काम करते हैं। तो जब आप अपने लिए अपनी पर्सनल कार को, पुरानी वाली कार को बेचकर नई कार को खरीद रहे हो, तो वो आप रेगुलर बेसिस पर एक्टिविटी नहीं करते हो। खरीदने बेचने का जो काम है वो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो। लेकिन जब आप एक एजेंट या ब्रोकर की तरह से काम कर रहे हो, वहां पर आप उन एक्टिविटीज को डेली बेसिस पे या तो रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करोगे। और जब भी आप किसी एक्टिविटी को फायदा कमाने के लिए, लिवलीहुड को अर्न करने के लिए रेगुलर बेसिस पे करते हो, तभी वो बिजनेस के अंदर कंसिडर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप चलाते हो, बिजनेस को स्टार्ट ही हम इसलिए करते हैं कि हम उससे फ़ायदा कमा सकें, और आप फ़ायदा कमाओगे तो तभी आपका बिजनेस आगे जाकर ग्रोथ होगा या तो सर्वाइव कर पाएगा अभी के टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई चैरिटी में पैसा देते हो, आप पैसा दे रहे हो किसी को चैरिटी में, तो वो बिजनेस में कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपको उस चीज़ से करने से फ़ायदा होने चाहिए। अगर आप कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन करते हो जिनसे आपको फ़ायदा हो रहा है और डेली बेसिस पे करते हो, रेगुलर बेसिस पे करते हो, तभी वो बिजनेस के अंदर कंसिडर्ड होंगे। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क और रिटर्न। देखो, अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि फ्यूचर इज नॉट सर्टेन, फ्यूचर फिक्स नहीं है, किसी को नहीं पता कि आगे आने वाले कल में क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो हमने जो भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर करी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करी है, चाहे वो फिक्स एसेट की फॉर्म में करी हो, चाहे वो लैंड हमने परचेज करा हो, या फिर हमने लेबर पर जो भी पैसा खर्च किया है, ठीक है, तो क्या श्योरिटी है कि हमारा बिजनेस सारी कंडीशन को कंप्लाई करेगा और क्या हमें डेफिनेटली सक्सेस मिलने ही वाली है? क्योंकि मार्केट की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या पता मार्केट की सिचुएशंस बदल जाएं, कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस बदल जाए, तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये अनसर्टेन है, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से कस्टमर्स को अफेक्ट कर पाते हो, अट्रैक्ट कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? टोटल बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से। देखो, जैसा कि हमने पढ़ा कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, फायदा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो पहली बात तो पैसे के रिगार्डिंग में कौन कौन से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस के होंगे। तो पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट है
सर्वाइवल मीन्स जब भी कोई नई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आती है तो सबसे पहले उसके सामने ये चैलेंज होता है कि मार्केट के टर्म्स में जो भी उसके कॉम्पिटिटर्स है, जो भी राइवल्स हैं, पहले उसे सिर्फ सर्वाइव करना है। कस्टमर्स के माइंड में ये छाप छोड़नी है कि इस नाम का भी कोई प्रोडक्ट है, कि हम भी हैं मार्केट में, ठीक है। तो सर्वाइव करना है पहले। स्टार्टिंग में उसको ये नहीं सोचना कि मुझे डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगी, स्टार्टिंग में ये प्रॉफिट मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सिर्फ स्टार्टिंग में सर्वाइव करना है। आपको जो भी कॉम्पिटिटिव आपके राइवल्स हैं उनको कॉम्पिटिशन देना है और शुरू से प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं सोचना है, पहले सिर्फ सर्वाइव करना है। आपको अपनी कॉस्ट को रिकवर करना है। जितना भी पैसा आपको प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगा था, सबसे पहले सिर्फ उसे रिकवर करने के लिए ट्राई करना है, सर्वाइव करना मार्केट में। नेक्स्ट है प्रॉफिट। लेकिन किसी भी बिजनेस के लिए देखो सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग की स्टेज में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि जब से हमने बिजनेस स्टार्ट किया सिर्फ हम सर्वाइव ही करते आ रहे हैं। अब सर्वाइव हो गया बहुत, अब आप मार्केट में एग्जिस्ट हो चुके हो, अब लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो आपको एक एडिक्वेट अमाउंट, जितना भी प्रॉफिट का अमाउंट आपके लिए रिक्वायरमेंट है, आपके बिजनेस को जरूरत है, एटलीस्ट उतना प्रॉफिट तो आपको कमाकर देना रहेगा। ऐसा नहीं हमेशा सर्वाइव ही करते रहेंगे। स्टार्टिंग में सर्वाइवल जरूरी है, लेकिन एक स्टेज के बाद आपको सर्वाइवल से उठकर फिर प्रॉफिट पर भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ग्रोथ। देखो पहले सर्वाइव करते हैं, जब नए नए हमने मार्केट में आए हैं पहले सर्वाइव करेंगे, फिर प्रॉफिट पर जाएंगे। लेकिन इसकी भी एक अपग्रेड स्टेज क्या होती है, ग्रोथ करना। ग्रोथ करना यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सपेंड करना, अपने बिजनेस को बढ़ाना। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ का कैसे पता चलेगा, उसका पता चलेगा हमारी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से, कि ज़्यादा वर्कर्स की, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट हो रही है यहाँ पर, या फिर बोल सकते हैं हम नंबर ऑफ ब्रांचेस, ज़्यादा ब्रांचेस खोलनी पड़ रही हैं, कस्टमर्स बहुत डिमांड कर रहे हैं तो हमने और ब्रांचेस लगा दी। या फिर हो सकता है आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन मतलब होता है कि किस तरीके के प्रोडक्ट में हम डील करते हैं। तो अब पहले हम सिर्फ एक ही तरीके के प्रोडक्ट में डील करते थे, अब हमने बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स में डील करना स्टार्ट कर दिया है। या फिर ग्रोथ रेट ऑफ द बिजनेस, आपका जो प्रॉफिट का रेट है या फिर जो ग्रोथ का रेट है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होना भी आपकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिवली अगर ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो फिर इंक्रीजेबल ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के लिए क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या फॉर्मेलिटीज एक बिजनेसमैन की या फिर बिजनेस की होनी चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस और अ बिजनेसमैन टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेसमैन की भी और उसके बिजनेस की भी। सबसे पहला लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड गुड्स, डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। डिजायर्ड मतलब कि जिस तरीके की क्वालिटी कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं, जिस तरीके की क्वालिटी को वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें दो। आपको जिस भी तरीके का आपने अपने एडवर्टीजमेंट में दिखाया था, जिस तरीके के गुड का आपने प्रॉमिस किया था, आपको वही सेम गुड उन्हें सेल करना है, ठीक है। इसके अंदर देखो गुड की जो क्वालिटी होती है ना वो अलग अलग तरीके की होती है। जैसे कि कुछ गुड्स होते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर हुआ या फिर टीवी हुआ या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनकी जो क्वालिटी होती है वो हम कैसे पता लगाएंगे, उनकी ड्यूरेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि कितने साल तक वो जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो चल रहे हैं, रन आउट कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे किसी भी ईटेबल आइटम की, पल्सेस, राइस, व्हीट एक्सेट्रा, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो उनकी प्योरिटी से पता चलेगा, ठीक है। तो जो भी आपके एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया था, आपने प्रॉमिस किया था कस्टमर्स को, आपको उसी तरीके के गुड्स यहाँ पर कस्टमर को सर्व करने हैं या फिर सप्लाई करने हैं। नेक्स्ट है आपका अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखो बहुत सारे बिजनेसमैन जो ना मार्केट में सर्वाइव कर लेते हैं, प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं कि और इससे फायदे किस तरीके से कमाए जाएं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारी गलत एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देते हैं, अडल्ट्रेशन करने लग जाते हैं, सामान में मिलावट करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है, सामान की प्योरिटी खराब हो जाती है, प्योरिटी वाले इस पर बेंचमार्क पर आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप वहां पर कस्टमर को डिसअपॉइंट कर रहे हो। ब्लैक मार्केटिंग करना, जिस टाइम पर गुड की डिमांड है उस टाइम पर तो उसको सेल नहीं करना, बाद में जब उसके और ज़्यादा डिमांड बढ़ती रहेगी तो उस टाइम पर आप उसको सप्लाई करोगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओवर चार्जिंग भी हो सकता है। एज वी नो इस टाइम पर लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो बहुत सारे बदतमीज लोग हैं जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, ऐसे कुछ प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं, सामान के बदले में ना ज़्यादा प्राइस लेना स्टार्ट करें। अगर 12 रुपये की मैगी है ना तो उसके लिए वो आपसे 14 रुपीज़ या तो 15 रुपीज़ या 16 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। ये डेफिनेटली इलीगल है। अगर आप चाहते हो तो आप इसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो, उनको इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, और फाइन्स वगैरह भी देने पड़ जा सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन।
देखो किसी भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए लोगों को काम दे। सभी को पता है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से डील करती हैं। बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन तो बहुत है, लेकिन हर किसी के पास करने के लिए काम नहीं है, पैसा कमाने के तरीके नहीं पता कि किस तरीके से पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को काम देते हो तो आप एक सोसाइटी की बहुत इंपॉर्टेंट जो कमी है उसको वहाँ पर फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। अनएम्प्लॉयड लोगों को आप यहाँ पर काम दे रहे हो। इसमें कि हम कह सकते हैं, देखो बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कहीं कहीं पर ऐसी भी एक्टिविटीज़ है जहाँ पर हैंडीकैप्स को काम दिया जा सकता है या फिर डिसेबल्ड लोगों को काम दिया जा सकता है। तो अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं, आप उन लोगों से काम करवा सकते हो और अपनी सोसाइटी को सर्व कर सकते हो, सोसाइटी के लिए काम कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट है सोशल सर्विसेज। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं या कुछ फर्म्स होती हैं जो क्या करती हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है या फिर जो अच्छे हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, तो वो क्या करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। कोई भी स्कूल खुलवा दिया, ठीक है, स्कूल को डोनेशन दे दिया, ऑर्फनेज को डोनेशन दे दिया, एक हॉस्पिटल खुलवा दिया, ठीक है, या फिर डिस्पेंसरी खुलवा दी। तो बेसिकली आप यहाँ पर सोसाइटी के फायदे के लिए कुछ काम करते हो, जिससे कि लोगों का भला हो, सोसाइटी का भला हो। और अगर आप सोसाइटी का भला करोगे तो जो भी कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। कस्टमर एक मार्केट का किंग होता है और कस्टमर का सेटिस्फाई होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोसाइटी का भला करोगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होंगे और आपकी जो गुडविल होगी वो मार्केट में बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। देखो जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ना, तो इंडस्ट्रीज लगने की वजह से ना, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, केमिकल वगैरह, उसको रिवर्स में या फिर लेक्स में डाल दिया जाता है। तो इसकी वजह से ना हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है, या फिर चिमनी से जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से भी बहुत नुकसान होता है एनवायरनमेंट को। तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ ऐसे टेक्निक्स को अपनाओ उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो भी केमिकल्स हैं, जो भी वहाँ से हार्मफुल रेज वगैरह निकल रही हैं या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो वेस्ट हैं, उसको आपको इस तरीके से यूटिलाइज करो कि वो वेस्ट भी डिग्रेड हो जाए और आपकी इकोनॉमी को और आपके एनवायरनमेंट को कुछ भी उसके नुकसान नहीं हो। उसके बाद है हमारे ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन बिजनेस में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल लोग इन्वॉल्व हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं खुद से। सबसे पहला है प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। देखो एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी बिजनेस में वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको सही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाए काम के टाइम पर, सभी से एक ही तरीके का बिहेवियर किया जाए और किसी को भी चीटिंग यहाँ पर फील ना हो, ठीक है। देखो अगर काम करने के लिए उनको अच्छा जो भी एनवायरनमेंट होगा वो नहीं मिलेगा ना, तो फिर आपकी जो भी रिसोर्स है, यहाँ पर ये जो रिसोर्स है उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो वेस्ट हो जाएगी, ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ पर कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रहे हैं। जब तक भी कोई वर्कर या फिर एम्प्लॉय कंफर्टेबल नहीं होगा तो उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है और इनडायरेक्टली आपको ही नुकसान होने वाला है। तो अच्छा है कि आप उनको पहले ही अच्छा जो कंडीशन है या फिर वर्किंग कंडीशन को प्रोवाइड करा दो। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्टरी सैलरी। किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी डिसाइड करने से पहले ऑफकोर्स उससे कंसर्न किया जाता है, आपसे पूछेंगे, आपको ऑफर करेंगे कि इतना रखना है, इतना रखना है, और बाद में दोनों के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, ठीक है। 12th क्लास में ना इसके ऊपर एक प्रिंसिपल भी है कि क्या हमें रेम्यूनरेशन डिसाइड करना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय का। तो दोनों चीज़ है, देखो जो सामने वाला एम्प्लॉय है उसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करेंगे। फिर हमें कहीं ना एक स्टेज पर आकर ना क्या करना पड़ेगा, जो बिजनेस है उसके भी फाइनेंशियल कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा, और जहाँ पर दोनों लोग अग्री कर रहे होंगे सेटिस्फैक्ट्री और कॉम्पिटिटिव सैलरी उनकी फिक्स कर दी जाएगी, जहां पर वो भी सेटिस्फाई होगा जो एम्प्लॉय है और बिजनेस भी सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड कीप अपडेटिंग। देखो बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के भले के बारे में सोचती रहती हैं। भले इन द सेंस यहाँ पर उनकी नॉलेज को अपडेट करते रहना, या फिर अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में उनको काम सिखाना कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है, और उनकी नॉलेज को अपडेट करते रहना। नेक्स्ट है आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीयर रिकॉग्नाइजेशन। पीयर रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन बिटवीन द कोवर्कर। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय को अपग्रेड किया गया है, उसको प्रमोशन किया गया है, तो बाकी के जो एम्प्लॉय हैं, जो उसके कोवर्कर हैं, वो उसको मोटिवेट करें या फिर वो उसको पॉजिटिव फीलिंग देके तुमने अच्छा किया, चलो अगर तुमने मेहनत की तो तुम्हें भी इसका फायदा हुआ, तो हम भी मेहनत करेंगे और शायद हमें भी इसके फायदे मिलेंगे आगे, ठीक है। या फिर हो सकता है आपका या फिर हो सकता है इनिशिएटिव बाय पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अगर कोई भी जो एम्प्लॉय है, वर्कर कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ आइडियाज़, कुछ सजेशन आपको दे रहे हैं, तो आप उनके आइडिया सजेशन को एक बार सुन लीजिए और कंसिडर कीजिए कि करना है या नहीं करना, वो टोटली आपके ऊपर है, लेकिन आप एक बार उसको कंसिडर कर सकते हो, सुन सकते हो, ठीक है।
देख सकते हो कि क्या वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा रहने वाला है या नहीं अच्छा रहने वाला। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स। बहुत सारे बिजनेस जो ऑलरेडी मार्केट में स्टेब्लिश कर चुके हैं, जिनकी गुडविल, जिनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ स्पेशल सर्विसेज या फिर स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आपको हाउसिंग फैसिलिटी दे दे, मेडिकल फैसिलिटी दे दें, या फिर फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन जैसी कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में क्या प्रॉफिट का रोल है, कितना इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट किसी भी बिजनेस के लिए। देखो सभी काम करते हैं प्रॉफिट को कमाने के लिए, ठीक है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, माना काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो फायदा कैसे होगा। कॉस्ट को रिकवर करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है ना, प्रॉफिट पर भी तो जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला है सर्वाइवल। जब आप शुरुआती दौर में हो तो पहले इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओ, अपने राइवल्स को, कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पिटिशन दे पाओ। लेकिन देखो लॉन्ग रन में सिर्फ सर्वाइव करना बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम से सिर्फ सर्वाइव करते आ रहे हो तो आपको सर्वाइव ही नहीं करना है, ठीक है। लॉन्ग रन में क्या करना है, स्टार्टिंग के पीरियड में आपको सर्वाइव करना है, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट कमाना भी स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ठीक है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ मतलब बताया था हमने यहाँ पे, ग्रोथ में डिस्कस किया था। ग्रोथ मतलब क्या होता है, जब भी किसी बिजनेस कोई भी बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, खुद को बढ़ाना चाहता है, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, जब हमें ज्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन कस्टमर डील कर रहे हैं कि आप और भी तरीके के प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कीजिए, आपके प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आ रहे हैं, और भी ब्रांचेस आपको खोलने के लिए डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, देखो किसी भी बिजनेस की ग्रोथ डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पर। अगर आप अपने प्रॉफिट का, जितना भी प्रॉफिट आपको हर साल होता है, अगर आप अपने प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पोर्शन हमेशा सेव करके रखेंगे, रिटेन करके रखेंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। हर बार के प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ पोर्शन को बचाएं और उसको सेव करके रखें, और फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो, कुछ सर्कमस्टेंसेस अराइज हो, तो हम उस पैसे को, उस फंड को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर जब हमें प्रॉब्लम होगी, जब हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अगर मार्केट से पैसा लेना चाहेंगे या लोन के थ्रू पैसे को रेज करेंगे, तो उस टाइम पर हमें लोन की इंटरेस्ट को पे करना पड़ेगा, और हो सकता है हम इंटरेस्ट को पे करने की कैपेसिटी में भी ना हो। तो इस वजह से उस टाइम पर रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट की जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर हमारे बहुत कम आने वाला है। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी एंड इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट उसकी ग्रोथ का सिंबल है। उसका प्रॉफिट ही ये दिखाता है कि वो कितने अच्छे से, कितने एफिशिएंसी से काम कर रही है या फिर एफिशिएंसी से काम नहीं कर रही है, ठीक है। अगर आप किसी भी 2-3 कंपनी को या फर्म्स को कंपेयर करोगे, इसका प्रॉफिट इतना है, इसका प्रॉफिट इतना है, जैसे कि मान ले अगर हम ए जो फर्म है उसका प्रॉफिट होता है सिर्फ 10 लाख रुपीज, ठीक है, बी का होता है 10 करोड़ और सी का होता है सिर्फ 10,000, तो सभी को क्लियरली समझ आ रहा होगा कि सेकेंड वाली जो है वो प्रॉफिटेबल होगी, उसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे क्योंकि उसका प्रॉफिट का रेट ज्यादा है। कोई भी जो लेमैन होगा वो यही समझेगा कि जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा वो ही अच्छी मानेंगे, उसके लोग अच्छे से काम करते होंगे, उसके सारे वर्कर, सारे एम्प्लॉयज एफिशिएंसी से काम करते होंगे, उनकी रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रही है। लेकिन जो लोग जो बाकी के दोनों हैं वो एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट के बेसिस पर ही किसी को जज करते हैं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। नेक्स्ट है रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। किसी भी बिजनेसमैन ने जितना भी रिस्क उठाया होगा उतने ही उसे फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांसेस बनते हैं। अगर वो ज़्यादा रिस्क उठाएगा तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, और कम रिस्क उठाएगा तो अगर फायदे होते हैं, जिस भी कंडीशन को कंप्लाई करता है तो सिर्फ उसको फायदा उतना ही होगा जितना ही उन्होंने रिस्क लिया है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, और लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। अगर ज़्यादा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है फ्यूचर में, और अगर कम रिस्क लेंगे तो कम ही प्रॉफिट के चांसेस होंगे सिर्फ। नेक्स्ट है हेल्प टू टेक रेपुटेशन। मतलब कि अगर आपकी जो फर्म है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो कस्टमर्स को भी लगेगा कि देखो कितनी अच्छी फर्म है ये, इसका प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंसी बनाई हुई है, या फिर कभी भी लॉस में नहीं जाते हैं, सोसाइटी का भी भला करते हैं और सभी के साथ वो मिलकर चल रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते टाइम पर ना एक कस्टमर जो होता है वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है कि ये जो कंपनी है वो कौन कौन सी चीज़ों को कर रही है और ये वाली कंपनी कौन कौन सी चीज़ों को कर रही है। तो कस्टमर सभी चीज़ों को वॉच करता रहता है, और इन सब चीज़ों से क्या होता है, कस्टमर्स के माइंड में बिजनेस की रेपुटेशन बन जाती है। और अगर आपकी रेपुटेशन बनी हुई है, फ्यूचर में अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, फंड्स आपको रेज करने हैं लोन के टर्म्स में, तो कोई भी आपको इजीली लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। थैंक यू।